सामईन कराम, आप सुन रहे हैं अमजद जावेद का लिखा हुआ नावल जंगल। इंसानी मुआशरे में जुल्म और जबर के खिलाफ जद्दोजहद जहां दरिंदगी को आहनी हाथों से रोकना था। ये कहानी यकीनन आपको दिलचस्प लगेगी। आप सुन रहे हैं इस सिलसिले की पहली किस्त। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। हमारे इलाके में होने वाला सालाना मेला सजा हुआ था। मैं एक टीकरी पर खड़ा अपने सामने फैले हुए मंजर को देख रहा था। मेले का आखिरी दिन होने के बाइस यूं दिखाई दे रहा था जैसे पूरा इलाका ही यहाँ उमड़ आया हो। दोपहर ढल रही थी और लोग इस वक्त भी जोक दर जोक आ रहे थे। मेले के सजे हुए मैदान में कहीं स्पीकर्स पर फिल्मी गाने बज रहे थे, कहीं अजीबो गरीब मखलूक दिखाने वालों की आवाज ऊंची हो जाती। किसी तरफ ढोल की थाप थी, कोई शहनाई पर लोक धुन छेड़े हुए था, तो कोई सपेरा बीन बजा रहा था। एक अजीब शोर सा था। यूं लग रहा था जैसे वहां पर मौजूद सब लोग अपनी अपनी खुशियों में मस्त हैं। 3 दिन के इस मेले का इंतजार इलाके भर के लोग सारा साल किया करते थे। यही वो वाहिद तफरीह थी जहां से लोग ना सिर्फ खुशियां कशीद किया करते थे, बल्कि बहुत सौ की तो अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। 12-13 एकड़ से ज्यादा का वो रकबा किसी की मलकियत नहीं था। क़याम पाकिस्तान से पहले की वो जगह यूं ही पड़ी हुई थी। यहीं हर बरस ठंडी मीठी रुत में मेला लगता था। ये एक ऐसी जगह थी जिसके चारों अतराफ छोटे बड़े गांव, बस्तियां और ढारियां थीं, जिनके चरवाहे अपना ढोर डंगर यहाँ चराते थे, यूं जैसे सभी की मुश्तरका चिरागाह हो। अक्टूबर के अवाइल ही से लोग तैयारियां शुरू कर देते थे। 12 अक्टूबर को यह मेला 3 दिन रहकर ख़त्म हो जाता। यहाँ पर हर तरह की आर्जी दुकानें सज जाती। लोग मेला देखने की तैयारियां शुरू कर देते थे। सबसे ज्यादा शह जोरों की तैयारियां देखने वाली होती थी। यही वो मेला था जहां इलाके के सभी शह जोर अपने अपने फन का मुजाहरा करके ना सिर्फ दाद वसूल करते, बल्कि बहुत सारा इनाम भी हासिल करते थे। ये शहज़ोर दाद और इनाम से बढ़कर अपने गांव की इज्जत और मान रखने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दिया करते थे। ये खास मुकाबले रोजाना असर से मगरिब तक होते थे। पहले दिन वजन उठाने का मुकाबला होता था। बड़े बड़े नामी शहज़ोर वहां आते और ज्यादा से ज्यादा वजन उठाकर मैदान का चक्कर लगाते। कोई एक जीत जाता तो रात होने से पहले पहले पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह ये खबर फैल जाती थी। मेले का दूसरा दिन पहलवानों का होता था, जिनकी हथ जोड़ी तो कई महीने पहले हो जाती थी। फिर उसी मुनासबत से तैयारी करके मैदान में उतरते थे। जिस खलीफा या गांव के पहलवान ज्यादा जीत जाते, साल भर वो उसी पर फख्र करते थे। तीसरा दिन बड़ा अहम होता था। उस दिन थप्पड़ों वाली कबड्डी होती थी। ये बहुत सनसनीखेज खेल होता था। आलमी कबड्डी में तो ये असूल होता है कि दो शायज और आमने सामने आ जाते हैं, एक ने हाथ लगाकर निकलना होता था और दूसरे ने उसे पकड़ना होता था। पकड़ा गया या निकल गया, इसी पर किसी न किसी को नंबर मिल जाता था। मगर हमारे उस इलाके में खेले जाने वाली ये थप्पड़ों वाली कबड्डी कुछ मुख्तलिफ थी। दो शायज और पहलवानों की तरह आमने सामने आ जाते थे। एक हाथ लगाने के लिए सीने पर जोर से थप्पड़ जड़ता, सामने से भी थप्पड़ ही पड़ता। यूं फिर एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश हो जाती, एक दूसरे को रुगेदा जाता, यहाँ तक कि कोई एक हार मान ले। एक तरह से ये वहशियाना खेल था, लेकिन ये नई नस्ल को लगता था। वरना कहने वाले यही कहते हैं कि दरअसल कबड्डी खेली ही ऐसे जाती है, बाकी सब में तो रद्दोबदल कर लिया गया है। पिछले 4 बरस से हमारा गांव यही कबड्डी जीत जाता था। अगरचा गांव में कई दूसरे लड़के भी शहजोर थे, लेकिन मेरा चचाजाद भाई जिशान वो वाहिद शहजोर था जिसके बलबूते पर हम हर बरस जीत जाते थे। रब ने जिशान को जिस्म भी बहुत खूबसूरत दिया था। उसे देखकर ही मुझे भी लड़कपन से जिस्म बनाने का शौक हो गया था। मैं कबड्डी भी खेल लेता था, मार खाने और मार देने का हौसला भी रखता था, लेकिन मुझे खेलने नहीं दिया जाता था। मैं चूंकि यूनिवर्सिटी पढ़ने चला गया था, इसलिए डर था कि कहीं चोट लग गई तो तालीमी कैरियर ज़ाया हो जाएगा। मगर यह नहीं हो सकता था कि गांव में मेला हो, उसमें जिशान भाई की कबड्डी हो और मैं देखने ना जाऊं। मुझे जिशान भाई से बहुत प्यार था और वो भी मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैं उसके साथ ही मैदान में आ चुका था। मेले से जरा फासले पर दरख्तों के झुंड के पास हमने अपना डेरा जमा लिया था।
वहीं हमने मोटरसाइकिल और जीप खड़ी की थी। हमारी कबड्डी टीम पूरी हो चुकी थी। इस वक्त हमारे गांव की टीम शह जोर दरख्तों के झुंड तले लंगोट कस रहे थे। लंगोट कसकर तेल मालिश करके खुद को थोड़ा गर्म करके वहीं से मैदान में जाना था, जहां लोग इन शहजोरों की फनकारियां देखने को बेताब थे। मैदान में लगे हुए स्पीकर से कबड्डी की दोनों टीमों को बुलाया जाने लगा। हवा के दोष पर यह ऐलान पूरे मेले में गूंजा तो दुकानों पर रश टूटने लगा। लोगों की तवज्जो खरीदारी से हटकर कबड्डी मैच की तरफ हो गई। मैं टीकरी से उतर आया, हमारी टीम तैयार होकर उस मैदान की जानिब बढ़ने लगी। हमारे साथ गांव से आए लोग थे, जिनमें दो ढोलची भी थे। जैसे ही हम चले ढोल बजने लगे, कुछ मन चले भंगड़ा भी डालने लगे। मेले में आए लोग भी हमारे साथ साथ चलने लगे। एक जलूस की सूरत में हम मैदान में जा पहुंचे। एक बड़े से दायरे में लोग ही लोग थे। सामने मचान बनी हुई थी, जहां शामियाने के नीचे कुर्सियों पर इलाके के मुअज्जिजीन बैठे हुए थे। दूसरी टीम मौजूद थी, उनके साथ भी ढोलची आए थे। ढोल की थाप से मैदान गूंज रहा था। स्पीकर पर दोनों तरफ के खिलाड़ियों के नाम लेकर उनकी तारीफें की जा रही थीं। गोया के मैदान लगाने और लोगों को गरमाने की पूरी कोशिश हो रही थी। हम जैसे ही वहां पहुंचे तो कई तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। हमारी टीम मैदान में उतर चुकी थी। मैं अपने गांव वालों के साथ बिल्कुल पीछे खड़ा था। मेरा लहू भी गर्म था और अंदर जोश भरा हुआ था। हमारी टीम की कयादत मेरा भाई ज़ीशान कर रहा था। उसने स्याह लंगोट पहना हुआ था और मैदान में शेर की तरह घूम रहा था, जैसे अपने शिकार पर झपटने को पूरी तरह तैयार हो। इसी शोर शराबे में दोनों टीमें आमने सामने कतारों में खड़ी हो गईं, तो इलाके के सियासी नुमाइंदे दीगर मुअज्जिजीन के हमरा स्टेज से नीचे उतरे और टीमों तक आ गए। तारुफ वगैरह की रस्मी कार्रवाई हुई, फिर वो वापस कुर्सियों पर जाकर बैठ गए। रेफरी की तेज विसल पर एकदम से खामोशी हो गई, जैसे सब को सांप सूंघ गया हो। अवाम ने दम साध लिया। ढोल बजना बंद हो गए। टास हुआ और पहला सा डालने जिशान चल पड़ा। उसने लकीर पर मिट्टी को हाथ लगाया, कानों को हाथ लगाकर तौबा की और रब को याद करता हुआ मुखालफीन के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। सामने से एक शहजोर निकला, वो जिशान के सामने आ गया। उसने मिट्टी उठाकर जिशान के तेल लगे जिस्म पर मलनी शुरू कर दी। जिशान ने भी उसके बदन पर मिट्टी मल दी। तभी वो आमने सामने हुए। मुखालिफ शहजोर इंतजार करने लगा कि जिशान कब उसे हाथ लगाता है। जिशान ने उसके सीने पर हाथ मारकर हाथ लगाने की रस्म पूरी कर दी। तभी सामने से एक जनाटेदार थप्पड़ जिशान के सीने पर पड़ा। चटाख की आवाज गूंज कर रह गई। अब जिशान को वहां से जाना नहीं था। या तो वो सामने वाले को बेबस कर देता या खुद अपनी बेबसी का ऐलान करता। तीसरी सूरत कोई नहीं थी। जिशान ने जोरदार थप्पड़ उसके सीने पर दे मारा। दोनों में थप्पड़बाजी शुरू हो गई। जिशान पीछे हटता जा रहा था, यह उसका मखसूस दाव था। ऐन उस वक्त जब मुखालिफ शहजोर पूरे जोश से उस पर हावी होने वाला था, जिशान ने उसकी गर्दन में हाथ डाला और उसे रहड़ लगा दी। सामने वाला तवाजुन ना रख पाया और अपनी ही जोंक में कलाबाजी खाता हुआ दूर तक घसीटता चला गया। जैसे ही वो उठा, जिशान ने वही दाव आजमाया। वो फिर घसीटता गया। फिर वो पूरे जोश से उठा तो जिशान ने फिर वही दाव लगाया। वो सर के बल जमीन से टकराया और फिर ना उठ सका। उसने अपनी बेबसी हाथ उठाकर जाहिर कर दी। जिशान एक फातेह की हैसियत से वापस अपनी जगह पर आ गया। एक शोर था जो अवाम में मच गया। नारेबाजी, दादो तहसीन, सीटियां और ना जाने क्या क्या। लम्हा ब लम्हा खेल दिलचस्प होता जा रहा था। इस वक्त खेल इंतहाई सनसनीखेज मरहले में जा पहुंचा। जब 5 मिनट का वक्त रह गया था, उसमें ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 सा पड़ जाते। अगर वो सारे नंबर भी ले लेते तो भी हमारी जीत यकीनी हो गई थी। हमारे 7 नंबर ज्यादा थे और पिछले 4 बरस की तरह इस बार भी हमारी जीत यकीनी थी। हमारे लड़कों में इंतहाई दर्जे का जोश भर गया था। ऐसे में जिशान सा डालने चल पड़ा। वो मुखालिफ टीम के सामने जा खड़ा हुआ तो उनका एक शहजोर बाहर आ गया और उसने आते ही थप्पड़ के बजाय घूंसा मारा, जो जिशान की नाक पर लगा। घूंसा लगते ही नाक की दाएं जानिब से खून बहने लगा। ये सरासर खेल की खिलाफ वर्जी थी। कोई भी नहीं कह सकता था कि यह गलती से हुआ है। यह बिल्कुल जानबूझकर किया गया था। जवाबन जिशान ने भी उसकी नाक पर ताक कर घूंसा मारा, जो उसे नहीं लगा, क्योंकि वो चौकन्ना था कि सामने से ऐसा वार हो सकता है। अगले ही लम्हे जिशान ने उसकी बगल के नीचे मुक्का मारा। वो दोहरा हो गया। उसी वक्त जिशान ने उसकी गर्दन पर कोहनी मारी और उससे अलग हो गया।
रेफरी ने दोनों को अलग अलग कर दिया ताकि वो फिर से खेल शुरू करें। असूल के मुताबिक ज़िशान ने सामने वाले हरीफ के सीने पर थप्पड़ मारा, उसने फिर से ज़िशान की नाक पर मुक्का जड़ दिया। अब जबकि खेल के असूल की खिलाफ वर्जी हो गई थी, ज़िशान नहीं रुका। उसने हरीफ को पकड़ लिया। एक तरह से फ्री स्टाइल में लड़ाई शुरू हो गई। इस दौरान उन दोनों को छुड़ाने के चक्कर में मुखालिफ टीम के चंद खिलाड़ी तेजी से आगे बढ़ाए। इसी दौरान कुछ हुआ, बस चंद लम्हे ही लगे थे। ज़िशान हवा में उछला और ज़मीन पर जा गिरा था। गिरते ही उसकी दिलदोज़ कराह बुलंद हुई। उसने रान के करीब से अपनी दाएं टांग को पकड़ लिया। ज़िशान की टांग टूट गई थी। बिलाशुबा हरीफों ने जानबूझकर ज़िशान की टांग तोड़ दी थी। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करूं, फिर जैसे मुझे होश आया, मैं इंतहाई तेजी से आगे बढ़ा। इससे पहले कि हमारे गांव वाले और उनके गांव वालों के दरमियान होने वाली लड़ाई में जमीन पर पड़ा ज़िशान कुचला जाता, मैं भागकर उसके पास पहुंच गया। मैं उसके ऊपर तन कर खड़ा हो गया। कई अफराद मुझसे टकराए। इसी दौरान मैंने देखा मुखालिफ टीम का एक खिलाड़ी आगे बढ़ा। उसने जिशान की पसलियों में ठोकर मारी। ये उनकी नफरत की इंतहा थी। एक बेबस और मजबूर शख्स पर अपना गुस्सा निकालने को किसी तौर पर भी मर्दानगी नहीं कहा जा सकता था। मैं उस खिलाड़ी के पीछे नहीं गया, बल्कि पूरी जान से जिशान को उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया। मैं उसे रश वाली जगह से फौरन बाहर ले जाना चाहता था। ज़िशान एक शेज़ोर था, उसका वज़न काफ़ी ज़्यादा था। उसे उठाकर चलने में मुझे दांतों पसीना आ गया। चंद कदम ही चला था कि मुझ पर और ज़िशान पर कई तरफ से थप्पड़ पड़े। ये इंतहाई कमीनगी थी। मैं रुका नहीं, बल्कि बढ़ता चला गया। मैं जल्द अज जल्द ज़िशान को लेकर जीप तक पहुंचना चाहता था। मेरे पीछे कई बंदे आ गए। उन्होंने ज़िशान को बड़ी एहतियात के साथ पिछली सीट पर लिटा दिया, तो ज़िशान दर्द की शिद्दत से चिल्ला उठा। असद, लगता है रान की हड्डी टूट गई है। भाई, रब खैर करेगा, बस थोड़ा हौसला रख। अभी अस्पताल पहुंच जाते हैं, मैंने जिशान को हौसला देते हुए कहा। मैं तेजी से ड्राइविंग सीट पर बैठा। कबड्डी के दो खिलाड़ी जो जिशान के बहुत करीब थे, वो भी बैठ गए, तो मैंने जीप आगे बढ़ा दी। हिचकोले लगने से भाई के मुंह से बेसाख्ता कराहें लगने लगी थी। साथियों ने जीप के अंदर पड़े हुए कपड़े उठाए और जहां दर्द हो रहा था वहां से बांध दिया, जिससे दर्द की शिद्दत काफी कम हो गई। तकरीबन आधे घंटे में हम तहसील सतह के अस्पताल में जा पहुंचे। वहां उन्होंने चंद इंजेक्शन देने के साथ फर्स्ट एड दे दी और फिर हमें जिलाई अस्पताल रेफर कर दिया गया। मैं ज़हनी तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार था। मैंने रास्ते ही में यूनिवर्सिटी में मौजूद अपने क्लास फेलो अजहर को फ़ोन पर सारी सूरत हाल बता दी थी। साथ में ये भी ताकीद कर दी थी कि कुछ लड़के साथ में लेकर आ जाए। मुमकिन है हमें खून की ज़रूरत पड़े। मैं जानता था कि घर वालों को पता चल गया होगा। अरसलान भाई सबसे बड़े थे। उन्होंने अपनी आमद के बारे में मुझे फ़ोन पर बता दिया था। हम 1.5 घंटे में बहावलपुर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जा पहुंचे। हमारे वहां पहुंचने से पहले ही कोई 10-12 लड़के मौजूद थे। अगले आधे घंटे में मुख्तलिफ टेस्ट और एक्सरे के बाद जिशान को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। जिशान की टांग की हड्डी रान के करीब से टूट गई थी। उसका एक सिरा गोश्त में पेवस्त हो गया था, जिससे अंदर ही अंदर खून रिसने लगा था। अब ऑपरेशन में न जाने कितना वक्त लगता। मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर अपने यूनिवर्सिटी फेलोज के पास आ गया। वो सब तफसीलात जानना चाहते थे। मैं उन्हें तफसील बताने लगा। रात गए ज़िशान का ऑपरेशन हो गया तो उसे इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वो उस वक्त बेहोश था। मैंने अपने दोस्तों के साथ ही अरसलान भाई को हॉस्टल भेज दिया ताकि वो आराम कर सकें और सुबह ताज़ा दम होकर आएं। वो चले गए और मैं अकेला ज़िशान के पास बैठा रहा। इसी दौरान मेरा फ़ोन थरथराया। मैंने फ़ोन जेब से निकाल कर देखा। वो फरीहा की कॉल थी। मैंने बाहर जाकर कॉल रिसीव कर ली। तुम बहावलपुर में हो? उसने किसी भी तमहीद के बगैर तेजी से पूछा। हाँ, इमरजेंसी में आना पड़ा। वो दरअसल मैं तहम्मुल से मैं बताने लगा। मतलब वो तुम्हारे कज़न वाली बात ठीक है। तुम इस वक्त अस्पताल में हो। उसने तस्दीक की। हाँ, उसका ऑपरेशन हो गया है। अब आईसीयू में है। मैंने बताया तो वो पुरसकून लहजे में बोली, अच्छा, मैं यहाँ अस्पताल में आ गई हूँ। पार्किंग में गाड़ी खड़ी की है। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, मैंने टोका, अरे इस वक्त तुम कहाँ? तुम सुबह। मैं कह रहा था कि उसने फोन बंद कर दिया। वो थी ही ऐसी शिद्दत पसंद किस्म की, अपनी मर्जी करने वाली। एक बार कह दिया तो बस कह दिया। मैं फोन जेब में रखकर वार्ड से बाहर निकल आया। फरीहा उर्फ फरी मेरी यूनिवर्सिटी फेलो थी।
وہ قانون پڑھ رہی تھی لیکن ہمارے درمیان بہت اچھا تعلق ہی نہیں، خوبصورت قربت بھی تھی۔ ہماری فیکلٹی ایک تھی، ہمارے ڈپارٹمنٹ اوپر نیچے تھے۔ اس کی شخصیت، انداز اور رکھ رکھاؤ بہت شاندار تھا۔ 2 برس گزر جانے کو تھے لیکن اس کی ذات یا کردار پر کسی نے انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ ایسا موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ ایک بولڈ، باوقار اور ہمت والی لڑکی تھی۔ وہ شہر کے نامی وکیل ظفر چودھری کی بیٹی تھی۔ اس کا ایک بھائی امریکہ جا چکا تھا۔ ان کا خاندان شہر بھر میں پھیلا ہوا تھا۔ نہ جانے میرے اور اس کے درمیان ایسا کیا تھا کہ ہم میں ایک اچھا تعلق بنتا چلا گیا۔ مجھے ذیشان بھائی کو دیکھ کر جسم بنانے کا شوق تو تھا ہی، اس لیے شہر کا بہترین جم جوائن کر لیا تھا۔ فری سے میرا سامنا وہیں ہوتا تھا۔ چہرہ شناسی سے بات گپ شپ تک پہنچی تو پھر ہم میں ایک اچھا تعلق بن گیا۔ ایک اچھے تعلق سے اتنی زیادہ قربت ہو گئی تھی کہ بات دوستی سے بھی آگے جا پہنچی تھی۔ ہم اکثر یونیورسٹی سے باہر بھی ملتے رہتے تھے، کبھی لانگ ڈرائیو پر یوں ہی نکل گئے، کبھی کسی اچھے ہوٹل میں جا کر کھانا کھا لیا اور کبھی اس کی بہت قریبی سہیلی شائستہ کے گھر چلے جاتے۔ وہاں بیٹھ کر لمبی لمبی گپ شپ چلتی رہتی۔ وہ مجھے سامنے کوریڈور میں آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے نیلی جینز پر آف وائٹ کرتا پہنا تھا، گلے میں گہرے نیلے رنگ کا آنچل تھا۔ اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھے۔ میں اسے دیکھ کر رک گیا۔ وہ میرے قریب پہنچی تو میں نے کہا، اتنی رات ہو گئی ہے اور تم؟ ارے رات ہو گئی ہے تو کیا ہوا، میں کون سا جنگل میں پھر رہی ہوں؟ اپنے کزن کا سناؤ، اب کیسا ہے وہ؟ اس نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہتے ہوئے پوچھ لیا۔ بتایا ہے نا، آپریشن ہو گیا، ابھی بے ہوش ہے، کچھ گھنٹوں کے بعد ہوش میں آ جائے گا۔ میں نے کہا تو وہ چند لمحے کھڑی سوچتی رہی، پھر بولی، دیکھو، جو مصیبت آنا تھی وہ آ گئی، اب اس کا مقابلہ تو کرنا ہی ہے، حوصلے ہی سے سارا کام ہوگا۔ حوصلہ ہی تو ہے، میں نے دھیمے سے کہا۔ مجھے پورا یقین ہے تم نے کچھ نہیں کھایا ہوگا، یہ لو کھانا کھاؤ۔ اس نے شاپنگ بیگ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے تو دوپہر سے کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا۔ وہیں وارڈ ہی میں ایک بینچ پر بیٹھ کر میں نے وہ شاپنگ بیگ کھولا۔ ٹفن، پانی، ٹیشو، ہر شے تھی۔ فری میرے سامنے بیٹھ کر بولی، یہ تم لوگ ایسی کبڈی کھیلتے ہی کیوں ہو جس میں؟ مجھے یہ بتاؤ، ایسا کون سا کھیل ہے جو بالکل محفوظ ہو؟ چوٹ کا اندیشہ تو ہر کھیل میں ہوتا ہے، ہاں، لیکن جب تک کھیل کو محفوظ رکھا جائے۔ ذیشان بھائی کے ساتھ تو انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، میں نے پرسکون لہجے میں بتایا۔ کیسے کہہ سکتے ہو تم؟ اس نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ یار، وہ 4 برس سے جیت رہا تھا، یوں سمجھو علاقے میں ایسا شہزور تھا جس کی ٹکر کا ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا تھا۔ حسد، کینہ اور دشمنی کھا گئی اسے۔ میں نے دکھ سے کہا تو اس نے سوالیہ لہجے میں پوچھا، جس طرح اسے چوٹ لگی ہے میرا خیال ہے اب وہ کبھی کھیل نہیں پائے گا۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ خیر، ٹیم تو ہماری اس بار بھی جیت گئی لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ دینی پڑی، میں نے دکھ سے کہا۔ اچھا، تم کھانا کھاؤ، باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ اس نے میرا دھیان کھانے کی طرف دلایا۔ میں نے ڈٹ کر کھانا کھایا تو فری نے سامان سمیٹ لیا۔ وہ کچھ دیر میرے پاس رہی پھر اٹھ کر چلی گئی۔ میں اٹھا اور آئی سی یو کے باہر جا بیٹھا۔ ہم ایک ہفتہ ہسپتال میں رہے۔ میرا کھانا پینا فری ہی کی ذمہ داری تھی۔ کبھی ان کے گھر کا ملازم دے جاتا، کبھی وہ خود آ جاتی یا پھر شائستہ دے جاتی۔ فری کبھی اکیلی اور کبھی شائستہ کے ساتھ ہسپتال روزانہ آتی، کچھ دیر بیٹھ کر چلی جاتی۔ وہ دونوں بھی ذیشان بھائی سے اچھی طرح متعارف ہو گئی تھیں۔ انہی دنوں میں ذیشان بھائی سے پتا چلا کہ یہ سب دشمنوں نے کیسے کیا تھا۔ یہ صرف ایک بندے کا کام نہیں تھا۔ جب حریف ٹیم کے کئی لوگ ارد گرد اکٹھے ہوئے تو 2 3 نے مل کر بھائی کو اوپر اچھالا۔ جیسے ہی وہ زمین پر گرا، ایک آدمی نے چڑھ کر اس کی ران پر دباؤ ڈالا، جس کی وجہ سے یہ ران کی ہڈی ٹوٹی تھی۔ میرے دماغ میں غصہ تو بہت تھا لیکن اس وقت میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ہم ذیشان بھائی کو لے کر گاؤں واپس آ گئے۔ یہاں ملنے عیادت کرنے والوں کا تانتا بن گیا۔ سب کی یہی رائے تھی کہ ذیشان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ غلط ہوا۔ پنڈ شاہ پور والوں نے اچھا نہیں کیا۔ اس دوران یہ بھی پتا چلا کہ انہوں نے ایسا کرنے کی سازش بہت پہلے ہی تیار کر لی تھی۔ اس مقصد کے لیے 2 3 لوگ باہر سے بھی بلائے گئے تھے۔ ذیشان بھائی کی ٹانگ ٹوٹنے اور کبھی کبڈی نہ کھیل سکنے کے باعث ہمارے خاندان پر ہی نہیں، پورے گاؤں پر سوگواریت طاری تھی۔ نہ جانے کیوں ان دنوں میرے دل میں یہی خیال آتا تھا کہ اب اگر اپنے خاندان کی اور گاؤں کی لاج رکھنی ہے تو مجھے کبڈی کھیلنا ہوگی۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ سب کے ہی دل میں ایسا خیال ہے، لیکن کسی نے اس بابت ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں کہا تھا۔
मैं एक हफ्ते मजीद गांव में रहा और फिर वापस यूनिवर्सिटी आ गया। अगले दिन मैं क्लास लेकर बाहर निकला तो कुछ लड़कों और लड़कियों के साथ फरी भी खड़ी दिखाई दी। वो अक्सर वहीं दिखाई देती थी। हम कभी वहीं बैठ जाते या फिर कैंटीन में चले जाते। उसने मुझे देखकर हाथ हिलाया। मुझे लगा जैसे वो मेरे इंतजार में है। मैं उसके करीब गया तो बातें करते हुए हम कैंटीन में आ बैठे। वो मुझसे गांव का अहवाल पूछती रही। मैं बताता रहा। हमारे सामने जूस के गिलास रखे हुए थे। एक अफसुर्दगी हम में मौजूद थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हो गया था। उस वक्त हम अपने अपने तौर पर सोचते हुए खामोशी से जूस पी रहे थे। हमसे चंद कदम के फासले पर एक मेज खाली पड़ी थी, जहां पर तीन चार लड़के आकर बैठ गए। ये लड़के हमारे ही इलाके से ताल्लुक रखते थे। ये कोई नई या अनोखी बात नहीं, ऐसा अक्सर होता था। यूनिवर्सिटी में कसीर तादाद हमारे ही खित्ते और इलाके से ताल्लुक रखने वाले लड़के लड़कियों की थी। वो वहां आकर खाते पीते और अपनी मतलब से मतलब रखते। ये आम सी बात थी, लेकिन उन लड़कों का यूं आकर करीब की मेज पर बैठना इत्तफाक नहीं था। वो बहुत सोच समझ कर वहां आकर बैठे थे, क्योंकि आते ही उनमें से एक लड़के ने बुलंद आवाज में अपने साथी से पूछा, अरे ये वही असद नहीं जिसके कजन को पिछले दिनों कबड्डी के मैदान में कुत्तों की तरह घसीटा गया था? सुना है टांग भी तोड़ दी वड्डे कबड्डर की। दूसरे ने तज़हीक भरे अंदाज में कहा तो एकदम से मेरा गुस्सा अरूज पर पहुंच गया। मैंने हाथ में पकड़ा हुआ गिलास मेज पर रख दिया। वो बातें कर रहे थे, लेकिन बुलंद आवाज में सुना मुझे रहे थे। बस जी टूट गई तड़क करके, एक ने कहा तो तज़हीक आमेज कहका फिजा में बुलंद हुआ, जिसने जलती पर तेल का काम किया। मेरा ख्याल है अब तो वो कभी कबड्डी नहीं खेल सकेगा। एक ने अफसोस भरे लहजे में कहा तो सामने वाला नफरत से बोला, ओ बी, मारो ताओ ना दे, यानी वो बीज ही खत्म कर दिया है उनका। क्या मतलब? किसी ने पूछा। तो तज़हीक आमेज लहजे में कहा गया, अब कोई उनके घर का या उनके गांव का बंदा पिंड शाहपुर वालों का सामना नहीं कर सकता। मेरा गुस्सा अपने अरूज पर पहुंच चुका था। मैं एकदम से उठने लगा, तभी फरी ने मेरा हाथ पकड़ा और होले से बोली, रुको जरा। तुम सुन रही हो फरी? मैंने दांत पीसते हुए कहा। सुन भी रही हूं और समझ भी रही हूं। वो पूरी तैयारी से लड़ने आए हैं, वरना आते ही यूं बात ना करते। उसने तहम्मुल से कहा तो मेरे अंदर गुस्सा मजीद बढ़ गया। इर्द गिर्द बैठे हुए लड़के लड़कियां हमारी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। अगर कोई हमला कर दे तो क्या खामोशी से सुनते रहें? कोई मजाहमत ना करें, मैंने गुस्से से कहा। तुम कुछ नहीं करोगे जब तक मैं ना कहूं, रुको तुम। फरी ने कहा। उसने बड़े सुकून से अपना गिलास मेज पर रखा और उठ खड़ी हुई। 4 कदम का फासला उसने एक लम्हे में तय कर लिया। उसने जाते ही एक लड़के का कॉलर पकड़कर सर्द लहजे में कहा, पिंड शाहपुर वालों से जब सामना होगा तब देखी जाएगी। तुम इस वक्त बोलो क्या चाहते हो। कैंटीन में बैठे काफी लोग पूरी तरह मुतवज्जा हो गए। ये उनके लिए बिल्कुल नया तमाशा था। शायद उन लड़कों के गुमान में भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। उनके चेहरों पर सकूत तारी हो गया। कई लम्हों तक वो बोल ही नहीं सका। फिर झिझकते हुए बोला, तुमसे हमारी कोई बात नहीं है, हम तो वैसे ही तबसरा कर रहे थे। तुम्हारा क्या मतलब है? हम पागल हैं, बच्चे हैं, जो तुम्हारी बात ना समझ सकें? बोलो क्या मकसद है तुम्हारा? फरी ने एकदम गुस्से से कहा। मैंने कहा ना, तुम्हारी हमारी कोई बात नहीं है, उसने सख्ती से कहा। तो फिर बताओ किस बहनोई को ये सब सुना रहा है? फरी ने एकदम से हद पार कर दी। मैं पूरी तरह लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो चुका था। वो अपनी तज़ीक बर्दाश्त ना कर सका, घूम कर उठा और उसने थप्पड़ मारने को हाथ बुलंद किया ही था कि फरी ने उसके थप्पड़ जड़ दिया। चटाख की आवाज गूंजी तो इर्द गिर्द होने वाला शोर थम गया। लम्हा भर के लिए एक सकूत तारी हुआ, फिर शोर होने लगा। मैं अपनी कुर्सी से उठ चुका था। वो सोच भी नहीं सकता था कि सामने से इस तरह का रिस्पॉन्स मिलने वाला है। उसने बढ़कर फरी को पकड़ना चाहा कि उसके एक साथी ने एक जस्त लगाई और उन दोनों के दरमियान आ गया। बाकी साथियों ने भी उस लड़के को पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगे। वो जानते थे कि अगर वो लड़का फरी पर हाथ उठा देता तो उसका नतीजा कितना भयानक निकलने वाला था। तभी वो बोली, समझा दो इसे, असद अकेला नहीं है। इस तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा तुम सबको। अब अगर किसी ने आंख उठाकर देखा या जबान से एक लफ्ज भी निकाला तो वो अपना बंदोबस्त कर ले। मैंने तुम्हें कुछ कहा जो तुम? उस लड़के ने गुस्से में कहना चाहा तो वो उसकी बात काट कर तेजी से दहाड़ते हुए बोली, वो मेरे साथ बैठा है। अगर हिम्मत है तो बोलो, कहो उसे कुछ। मैं तुम्हें भी देख लूंगा और इसको भी।
उसने शदीद गुस्से में कहा तो गाली पर मेरा दिमाग सुलग उठा। मैं तेजी से आगे बढ़ा तो कई लड़के दरमियान में आ गए। वहां काफी शोर मचा हुआ था। उन लड़कों ने इसी में आफियत समझी कि निकल जाएं। वो कैंटीन से निकल गए तो फरी मेरा हाथ पकड़कर टेबल तक ले आई। हम कुछ देर तक खामोश बैठे रहे, तभी वो बोली, असद, जो होना था वो हो गया। कुछ लोग जहां तुम लोगों के साथ हमदर्दी करेंगे, वहां अपनी दुश्मनी और कीना निकालने के लिए तुम लोगों को उकसाएंगे, बदला लेने के लिए। मगर तुम्हें बहुत एहतियात से काम लेना है। जैसे अभी ये लोग, लगता है ये खुद नहीं आए, इन्हें किसी ने भेजा है। तुम ठीक कहती हो, लेकिन तुम्हारा रवैया भी तो ठीक नहीं रहा। बात तो बढ़ गई है, पहल तो हो गई, जो वो चाहते थे वो हो गया, मैंने कहा। ये तो होना ही था। तुम क्यों उठकर उनके गले पड़ने लगे थे? गुस्सा तो आता है, लेकिन वक्त कैसे संभालना है ये देखना पड़ता है। ये कहकर वो लम्हा भर को खामोश हुई, फिर बोली, तुम उनके साथ लड़ते ना, तो अभी तुम अपनी हड्डियां सेक रहे होते। वो समझदार थे, एक लड़की पर हाथ उठाने का मतलब जानते थे, इसलिए निकल गए। ये वक्त तो संभाल लिया, अब मोहतात होना होगा। मैं समझ रहा हूँ फरी, मामला सिर्फ जिशान भाई तक महदूद नहीं, कुछ दूसरा हो सकता है। लेकिन भले कुछ हो जाए, मुझे बदला तो लेना है जिशान भाई का। मैंने साफ लफ्जों में कह दिया। और मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, जब तक शिकार हदफ पर नहीं आ जाता और जब तक पूरा यकीन ना हो कि शिकार पर किया गया निशाना खता नहीं जाएगा, उस वक्त तक वार करना फजूल होता है। उसने पुरसकून लहजे में समझाया। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन खून खोलता है। वो ये सब करके भी आज़ाद फिर रहे हैं और हमें अब तक उसी इखलाकियात ने मारा हुआ है। मैंने दबे दबे गुस्से में कहा, तो जाओ, जाकर उन पर हमला कर दो, दो तीन बंदे मार दो, फिर क्या होगा? यही ना, पुलिस, थाना, कचहरी, दौलत का पानी की तरह बहाना, बस यही ना। क्या होगा? कुछ भी नहीं। तुम जेल में और किस्सा खत्म। तुम वही करोगे जो तुम्हारे दुश्मन चाहते हैं। उसने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा। आखिर कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। तुम मुझे बुज़दिल बना रही हो, मैंने एहतजाज किया। हाँ, करना तो है, लेकिन मैं तुम्हें बुज़दिल नहीं बना रही। सोच समझकर कुछ भी करने को कह रही हूँ, जैसा उन्होंने किया। सोचो, वो महज खेल खेल में तुम्हें ऐसी चोट दे गए जो तुम बरसों तक सहलाते रहोगे। और अभी क्या था? यही कि यूनिवर्सिटी में लड़कों की लड़ाई हो गई, यही ना? उसने समझाते हुए कहा। हाँ, उन्होंने ताकत से ही नहीं, साजिश भी की है और कर रहे हैं, मैंने सोचते हुए कहा। मैं इसे साजिश नहीं, अकल कहूंगी। सिर्फ ताकत कुछ नहीं करती, साथ में अकल भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। तुम जानते नहीं, मैं अपने पापा के साथ रोजाना नित नए केस पढ़ती हूँ। सब झूठ होता है। वहां ताकत नहीं, अकल लड़ती है। हकीकत कुछ और होती है, कागजों में कुछ दूसरी कहानी होती है। उसने तहम्मुल से समझाते हुए कहा। तुम ठीक कह रही हो फरी। पहले तो मुझे ये समझना होगा कि ये अचानक हमारे दुश्मन पैदा क्यों हो गए। वो क्यों हमें खत्म करना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि ये मामला सिर्फ खेल के मैदान वाला है। मैं सोचते हुए बोला, असद, मैं कह रही हूं ना, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, आगे बहुत कुछ हो सकता है। उसने पुरसकून अंदाज में कहा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उकताहट भरे लहजे में कहा। ताकत। तुम्हें सिर्फ ताकत हासिल करनी होगी। ऐसी ताकत जिससे तुम उन्हें रगेद सको। ऐसी ताकत जिससे तुम खुद पर काबू रख सको। सब्र करने की ताकत, ताकि वक्त पर चोट लगा सको। ऐसी चोट जो वो कई बरस याद रखें। उसने तहम्मुल से कहा तो मेरे दिमाग में कई ख्यालात उभरने लगे। अच्छा छोड़ो, ये जूस गर्म हो रहा है, इसे खत्म करो। मेरे यूं कहने पर उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर गिलास उठा लिया। फिजा मकदर हो गई थी। हम वहां से उठे तो मैं फरी के साथ पैदल चलता हुआ पार्किंग तक गया। वो कार स्टार्ट कर चुकी तो मेरी तरफ देखकर बोली, असद, हौसला रखना। ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तुम्हें हद दर्जा मोहतात रहना होगा। समझते हो ना? हाँ, मैं मोहतात रहूंगा, मैंने कहा। तो वो मुस्कुराते हुए बोली, गुड बॉय, अपना ख्याल रखना। उसने कार आगे बढ़ा दी और मैं हॉस्टल की तरफ चल दिया। उस दोपहर से लेकर रात गए तक कई ऐसे सवाल थे जिन्होंने मुझे परेशान और बेचैन करके रख दिया। लेकिन ये बेचैनी इंतहाई फजूल थी। जितने भी सवाल हों, जब उनका जवाब ही मेरे पास नहीं, तो उन पर सोचना वक्त के ज़िया के सिवा और कुछ नहीं था। लेकिन एक सवाल का जवाब मेरे पास था। अगर अब यूनिवर्सिटी में रहना था तो इंतहाई एहतियात की ज़रूरत थी। हर बार तो फरी मेरे पास नहीं हो सकती थी। दूसरा, मैं खुद शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि मेरे लिए एक लड़की लड़े।
یہ الگ بات ہے کہ اس وقت فری نے جو کیا ٹھیک کیا، وقت سنبھال لیا، مگر ایسا ہر بار تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اس رات مجھے فری پر بہت پیار آیا۔ وہ میرے لیے کسی بھوکی شیرنی کی مانند ان لڑکوں پر جھپٹ پڑی تھی، حالانکہ مجھے لڑنا چاہیے تھا۔ تبھی میں نے اپنے طور پر فیصلہ کر لیا، میں زمینداروں کا بیٹا ہوں، گن پسٹل چلانا ہمارے لیے کوئی نئی یا انوکھی بات نہیں تھی۔ میں نے یونیورسٹی میں رہ کر یہاں کے دشمنوں کا سامنا کرنے کی ٹھان لی۔ میری الماری میں پسٹل رکھا تھا، میں نے اسے نکال کر رکھ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی معلوم کرنا تھا، آخر ان کی یہ چڑھائی مجھ پر ہی کیوں تھی؟ میں نے یہ سب کچھ وقت پر ڈالا اور سکون سے سو گیا۔ میں کلاس میں پوری تیاری کے ساتھ گیا تھا۔ کینٹین میں ہونے والے واقعے کی باز گشت پھیل گئی تھی۔ ہمارے ارد گرد کے ہر اسٹوڈنٹ کو اس بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ کلاسز آف ہونے تک اسی پر باتیں ہوتی رہیں۔ فری حسب معمول باہر والے لان میں موجود تھی۔ وہاں تھوڑی دیر گپ شپ کے بعد میں ہاسٹل چلا گیا۔ اسی شام جب ہم چند دوست ڈائننگ ہال سے کھانا کھا کر اپنے کمروں کی طرف جانے کے لیے نکلے تو کوریڈور میں وہی لڑکے دکھائی دیے۔ میں ایک ہی نگاہ میں بھانپ گیا۔ اس بار ان کی تعداد 8-10 کے قریب تھی۔ میں نے لاشعوری طور پر نیفے میں اڑتے ہوئے پسٹل کو محسوس کیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو، بھلے مجھے جتنی بھی مار کھانی پڑے، لیکن ایک آدھ کو پھڑکا دینا ہے، پھر بعد میں دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ نہ جانے کیوں میں لاشعوری طور پر اپنی شدید بے عزتی محسوس کر رہا تھا۔ بلا شبہ اس میں ہزیمت والا غصہ بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مجھ پر بدماشی اور غنڈہ گردی والی زبردستی کی چڑھائی تھی، مجھے اس کا بھی سد باب کرنا تھا کہ بعد میں ان کی ہمت نہ پڑے۔ میں کوریڈور کے بالکل درمیان کھڑا تھا۔ میرے کچھ دوست ڈائننگ ہال سے باہر آ گئے تھے۔ میں ان کے حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ میں نے خود پر قابو رکھا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ جیسے ہی ان کے قریب پہنچا، وہی لڑکا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جسے کل فری نے تھپڑ مارا تھا۔ اس نے آتے ہی میرے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے نفرت سے کہا، بلا اپنی معشوق کو بزدل لڑکیوں کے آگے کرتا ہے؟ اب آ، میں کھڑا ہوں تیرے سامنے، لڑ میرے ساتھ۔ اس کی آواز کوریڈور میں گونج کر رہ گئی۔ میرے دوست بیچ بچاؤ کرانے کے لیے آگے بڑھے، تبھی اس لڑکے سے تھوڑا پیچھے کھڑے ایک لڑکے نے کاربین نکالی اور للکارتے ہوئے بولا، اوئے، کوئی درمیان میں نہ آئے، جو آیا وہ اپنے انجام کا خود ذمہ دار ہوگا۔ چلو ہٹو پیچھے، معاملہ ان کا ہے، انہیں ختم کرنے دو۔ میرے ساتھ والے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ میں جانتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا، کوئی کسی کی لڑائی اپنے ذمے کیوں لے گا؟ میرا ایسا کوئی گروپ نہیں تھا جو لڑائی بھڑائی میں اس طرح سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا۔ تبھی اس نے پھر میرے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اوئے، بول اب تو میں تیرا بندوبست کروں گا، صبح اس کا ہوگا۔ تو نے کیا سمجھا تھا میں چپ کر جاؤں گا؟ دیکھو، میں نہیں جانتا تم کون ہو، میری تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے، نہ اپنی کوئی دشمنی ہے، اس لیے لفظ میرے منہ ہی میں تھے کہ اس نے زوردار ٹھوکر میرے پیٹ میں ماری۔ میں دوہرا ہو گیا۔ ایک اذیت ناک لہر میرے بدن میں پھیل گئی۔ میں جیسے ہی جھکا، اس نے میرے شانوں کے درمیان میں گھونسا مار دیا۔ میں مزید جھک گیا۔ مجھے لگا جیسے میرا کھایا پیا باہر آ جائے گا۔ میرا سر چکرا گیا۔ تبھی اس نے ایک اور ٹھوکر ماری جو میرے ماتھے پر لگی۔ میں الٹ کر گرا اور چاروں شانے چت ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے اندر جان ہی نہیں رہی۔ اسی لمحے میں اس نے میرے دائیں جانب پسلیوں میں ٹھوکر ماری تو میں فطری طور پر دوہرا ہو گیا۔ یہ اذیت ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ میں نے مار یوں ہی کھائی تھی۔ میں چاہتا تھا کسی طرح اس کاربین والے سے بچ جاؤں۔ مجھے اپنے نیفے میں اڑ سے پسٹل کا پورا خیال تھا۔ مجھے بس مناسب وقت چاہیے تھا اسے نکالنے کے لیے۔ میں نے اپنی ساری قوت کو سمیٹا اور پوری قوت لگا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹھنے کے دوران میں نے اپنا پسٹل نکال لیا۔ جب تک میں نے سیفٹی کیچ ہٹایا، اس نے جھپٹا مار کر پسٹل چھین لینا چاہا۔ یہ پسٹل میں نے اسے پکڑانے کے لیے تو نہیں نکالا تھا۔ میں نے اسے جھکائی دی اور فائر کر دیا۔ دھماکے کی زوردار آواز کوریڈور میں پھیل گئی۔ وہ فائر کسی کو نہیں لگا تھا، لیکن دہشت پھیل گئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کاربین والا فائر کرے گا، وہ میری نگاہوں میں تھا۔ میں ایک ہی لمحے میں چند قدم پیچھے ہٹا اور سامنے کھڑے کاربین والوں کی ٹانگوں میں فائر جھونک دیے۔ اس کی چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ جیسے ہی اس کے ساتھی لڑکے پیچھے کی جانب بھاگے، میں نے ان کی طرف پسٹل کر کے فائر کر دیے۔ وہ بھاگ رہے تھے۔ میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ وہ کاربین والا میری نگاہ میں تھا۔ اس کی ایک ٹانگ میں فائر لگا تھا۔ میں نے تاک کر اس کا نشانہ لیا اور 2-3 فائر کر دیے۔ نہ جانے فائر اس کے کہاں لگے تھے، لیکن چند قدم کے بعد وہ گر گیا۔ میرے سامنے کوریڈور خالی ہو چکا تھا۔ مجھ پر حملہ کرنے والا
और जिसके हाथ में कारबीन थी वो दोनों कॉरिडोर के फर्श पर पड़े थे। गुस्से और अजियत से मेरा दिमाग फट रहा था। मैंने अपना सारा गुस्सा अपने सामने फर्श पर पड़े हुए हमला आवर पर निकालना शुरू कर दिया। मैंने उसे फर्श से उठाया और कई थप्पड़ उसके मुंह पर मारे। डाइनिंग हॉल से कई लड़के निकल आए। किसी ने मुझे काबू किया और कई लड़कों ने उन दोनों को काबू कर लिया। तभी एक लड़के ने सरगोशी के से अंदाज में मुझसे पूछा, तेरे पास पिस्टल कहाँ से आया? ये एक ऐसा सवाल था जो मुझे भी मशकूक बना सकता था। बाद में ये साबित भी हो जाता कि मैं भी लड़ाई के लिए तैयार था, मगर मैंने बड़े सुकून से कहा, इसी बेगैरत से छीना है। ओए अच्छा, मतलब ये लोग बाकायदा असले के साथ हमलावर हुए थे? उसने हैरत से कहा। तो एक और लड़का बोला, तो और क्या, वो जो पड़ा है उसके पास कारबीन है, वो निकालो कहीं फायर ही ना कर दे। ये कहना था कि लड़के उसकी तरफ भागे और कारबीन निकाल ली। यार, इनका खून निकल रहा है, इन्हें अस्पताल पहुंचाओ जल्दी से। अरे अरे छोड़ो, हमारे ही खाते ना पड़ जाएं, पड़े रहें। ओए मर जाएंगे। ओए मरने दो, हमने कहा था हमला करो। ये और ऐसी कई आवाजें आने लगी। डाइनिंग हॉल में फायर हो जाना कोई मामूली वाकया नहीं था। फौरन ही इंतजामिया के लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। अगले 10-15 मिनट में उन्हें अस्पताल के लिए उठा लिया गया और मुझे सुपरिटेंडेंट के सामने पेश कर दिया गया। मेरे साथ कई लड़कों की भी गवाही थी। उन्होंने कुरेद कुरेद कर पूछना शुरू कर दिया। जाहिर है उनकी जिम्मेदारी थी। कोई 1.5 घंटा इसी तरह गुजर गया। पुलिस ने आकर बयान लिए। मैंने अपना मौकिफ एक ही रखा। मुझे फरी की बात याद थी। मैंने यही कहा कि कल दोपहर के वक्त मेरे साथ बैठी एक लड़की को इन्होंने छेड़ा। काफी हंगामा हुआ। उस लड़की ने एक को थप्पड़ भी मारा था। उस हंगामे के बहुत से लोग गवाह हैं। अभी आकर उन लोगों ने मुझ पर हमला किया, मुझे मारा। जब ये मुझ पर फायर करने लगे तो नाचार मैंने इसका पिस्टल छीन लिया और अपनी जान बचाने के लिए इन पर फायर किए। ये असला इन्हीं का है। सब लोग इसके गवाह हैं। एएसआई ने पूरी तफसील सुनी। उसका रवैया अजीब सा था। तभी उसने पूछा, वो लड़की कौन है? उसका नाम फरीहा है और वो बैरिस्टर जफर चौधरी की बेटी है। मैंने जैसे ही कहा तो एएसआई का रवैया बदल गया। वो नरमी से बोला, ठीक है, इस वाक़े की एफआईआर दर्ज होगी। अपना बयान लिखवाने थाने चलना होगा। मैं अपने वकील से मशवरा करके बयान दूंगा। बाकी अगर अभी मुझे साथ लेकर जाना चाहें तो चलें। मैंने ऑफर की। जाना तो पड़ेगा, उसने नरमी से कहा। तो चलें, मैं तैयार हूं। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा। मुझे वो अपने साथ लेकर चल पड़े। मैं चंद कदम ही चला था कि मेरे एक हॉस्टल फेलो ने मेरे करीब आकर पूछा, अगर किसी को इत्तला करनी है तो बताओ, फरीहा को बता दो फोन करके। ठीक है, उसने कहा और पीछे हट गया। रात काफी हो गई थी। मैं महर्रर के कमरे में एक बेंच पर बैठा था। थाने के कुछ लोग वहां पर थे जो अपने अपने कामों में मसरूफ थे। मुझे यही कहा गया था कि इंस्पेक्टर आएगा तो मामलात आगे बढ़ेंगे। मैं खामोशी से बैठा रहा। तकरीबन 11 बजे के करीब मुझे अपने कुछ हॉस्टल फेलो आते हुए दिखाई दिए। उनके साथ ही मुझे फरी का चेहरा दिखाई दिया। जैसे ही उसकी निगाह मुझ पर पड़ी, उसका तना हुआ चेहरा ढीला पड़ गया। उसने एक तवील सांस ली और चंद कदम के बाद वो मुझ तक कहाँ पहुंची। उसने आते ही पूछा, तुम ठीक हो? मतलब किसी ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, जब से लाया गया हूं यहीं बैठा हूं, मैंने बताया। ओके, उसने इत्मीनान भरे लहजे में कहा और फिर कुछ फासले पर बैठे मुहर्रर की तरफ देख कर पूछा, इंस्पेक्टर साहब अभी पहुंचे या नहीं? अभी तक नहीं पहुंचे, उसने मिनमिनाते हुए जवाब दिया। मैं यहाँ उससे साइड में बात कर रही हूँ, आपको कोई एतराज तो नहीं? उसने पूछा। नहीं, लेकिन वो जब साहब, उसने कहना चाहा तो वो उसकी बात काटते हुए बोली, मेरे साथ वकील पहुंचने वाले हैं। मैं आपकी बात समझती हूँ। ये कहते हुए उसने मेरा बाजू पकड़ा और बाहर बरामदे में ले गई। फिर बोली, सारी बात जल्दी से बताओ। मैंने सब बताया तो वो बोली, बिल्कुल ठीक किया तुमने, पिस्टल उसी पर डाल दिया, ये होती है अकल। तुमने ही दी है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो उसने भी हल्के से मुस्कुराते हुए बताया, पापा की बात हो गई है, इब्तदाई रिपोर्ट तो लिखी जा चुकी है, बाकायदा एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बाकी अभी देखते हैं क्या होता है। तुम्हें अपने इसी बयान पर कायम रहना है, क्योंकि मैं उन सब को इसी बयान पर पक्का करके आई हूं, समझे तुम? ओके, मैं समझ गया, मैंने उसकी बात समझते हुए कहा। फिर अपने हॉस्टल फेलोज की तरफ देखा और उन्हें करीब बुला लिया। वो सभी आ गए। हमें अभी कुछ देर ही हुई थी बातें करते हुए कि इंस्पेक्टर की गाड़ी थाने में दाखिल हुई। लम्हों में 2 सिपाही मेरे पास आ गए। थोड़ी देर के बाद हम इंस्पेक्टर के कमरे में थे। इतने में फरी के पापा के भेजे हुए एक वकील भी आ गए। 2 घंटे की बकबक के बाद हम ये बावर करवाने में कामयाब हो गए
कि हमला आवर ने हमला किया और फिर जो कुछ हुआ वो हमारी मुज़ाहमत थी। देखें जी, सुबह इन जख्मियों की रिपोर्ट आ जाए, फिर एफआईआर दर्ज करते हैं। बाकी फिर जो कानूनी मामला होगा, उसने फैसला कुन लहजे में कहा। तो अगले आधे घंटे में सब चले गए। बिल्कुल आखिर में फरी गई। अब मुझे सुबह तक थाने ही में रहना था। पूरी रात आंखों में कट गई। दिन निकल आने का एहसास उभर आया था। नीलगूं रोशनी का सहर तारी था। मेरी आंखों से नींद गायब थी। सारी रात मैं यही सोचता रहा था कि आने वाले दिन में क्या होगा। मैं कानूनी मूशगाफियों के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन इधर-उधर से जो मालूमात मिली थी, उनसे यही अंदाजा था कि आज किसी वक्त वो मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। वहां रिमांड होगा या जमानत होगी। क्या होगा, इस बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं था। इस सब के बावजूद मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं था। मुझे फरी पर पूरा भरोसा था। मैं जानता था कि अगर मैं यहाँ पड़ा हुआ जाग रहा हूँ तो सोई वो भी नहीं होगी। वो कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेगी। सूरज उभर आया था। थाने में लोगों के आने से हलचल होने लगी थी। एक नहीफ सा संतरी मेरे पास आया। उसके हाथों में चाय का एक कप और छोटी सी प्लेट में 3 बिस्किट्स थे। उसने वो मेरे करीब रखकर बड़े एहसानमंद लहजे में कहा, ले भई बाऊ, नाश्ता कर ले। मैंने चाय बिस्किट की तरफ देखा, फिर संतरी की तरफ और मुस्कुराते हुए पूछा, किसने भेजे हैं ये? बस जी, आ गए हैं, किसी अल्लाह के बंदे ने भेज दिए हैं, आप खाओ। उसने यूं कहा जैसे बहुत ही पुरस्रार मामला हो। तभी मैंने इसरार किया, फिर भी मुझे बताओ तो, मैं एवं ही ये नाश्ता कर लूं? उसने मेरी तरफ यूं देखा जैसे मेरी अकल पर मातम कर रहा हो। फिर होले से चेहरा घुमाकर उसने हवालात की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देख रहे हो स्याह कुर्ते वाले बंदे को, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, वो सामने। मैंने देखा तो वो भी मेरी तरफ देख रहा था। वो अपनी भारी मूंछों के नीचे मुस्कुरा रहा था। यहाँ तक कि उसकी मुस्कान उसकी आंखों से भी अयां हो रही थी। तभी मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, हाँ देख रहा हूँ, क्या उसने भेजा है ये नाश्ता? हाँ ना। पता नहीं क्यों तुम पर मेहरबान हो गया है, संतरी ने कहा। चल उसे मेरी तरफ से शुक्रिया कह दे, मैंने एकदम फैसला करते हुए कहा और चाय का कप उठा लिया। जो शानदानुमा चाय और आटे वाले बिस्किट ठूस कर मैंने कप एक तरफ रखा और हवालात में मौजूद उस शख्स की तरफ देखा। वो अब भी वैसे ही मुस्कुरा रहा था। मैंने इशारे से उसका शुक्रिया अदा किया और टेक लगाकर बैठ गया। यही कोई 5-7 मिनट गुजरे होंगे। मैंने सामने से फरी को आते देखा। उसके पीछे वही रात वाला वकील था। फरी ने आते ही मुझसे पूछा, कैसी कटी रात? तुम्हें याद करते हुए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो हंस दी, फिर नरमी से बोली, अच्छा मैं जरा इंस्पेक्टर से मिल लूं, फिर आती हूँ। तकरीबन 15 मिनट के बाद वकील और फरी मेरे पास आ गए। उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। उसने आते ही कहा, चलो उठो चलें, मेरी बात हो गई है। फरी, वो जो तुम रात कह रही थी मजिस्ट्रेट, मैंने कहना चाहा तो उसने मेरी बात काटते हुए कहा, अरे चलो रास्ते में बताती हूँ। मैं उसके साथ चल दिया। बाहर आकर उसने साथ आए वकील का शुक्रिया अदा किया, फिर मुझे अपने साथ बिठाकर चल दी। बड़ी सड़क पर आते ही बड़े ड्रामाई अंदाज में बोली, वो जिन लोगों को तुमने फायर मारे थे ना, वो रात ही अस्पताल से गायब हो गए हैं। गायब हो गए हैं मतलब? उनसे तो चला भी नहीं जाता होगा, उन्हें तो ट्रीटमेंट की, खून की जरूरत होगी। वो कैसे जा सकते हैं? मैंने एकदम से परेशान होते हुए पूछा तो वो समझाते हुए बोली, पहली बात तो ये है, थाने में सिर्फ लड़ाई की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। क्या हुआ कैसे हुआ इसकी एफआईआर नहीं हुई। दूसरा, अगर वो गायब ना होते तो ये तय था कि उन्होंने हमला किया। सामने से मुजाहमत हुई और उन पर फायर लगे। ये हमला तो उनके गले में पड़ जाने वाला था। सो उन्होंने भाग जाने ही में आफियत समझी। लेकिन कैसे, वो कैसे जा सकते हैं अकेले वो? मैंने पूछना चाहा तो वो उकताए हुए लहजे में बोली, क्या ये तुम्हारा प्रॉब्लम है कि वो कैसे गए? यार, आखिर उनके पीछे भी लोग होंगे जिन्हें कोई समझ बूझ होगी। वो उन्हें उठा कर ले जा सकते हैं। मैं वही सोच रहा हूँ, ये कोई इत्तफाकी मामला नहीं। अब मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ जिशान भाई वाला मामला भी नहीं। मेरे ख्याल में कोई ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसका मुझे इल्म नहीं, और ना ही तुम्हें अंदाजा होगा। ये कहते हुए उसने लम्हा भर को सांस ली, फिर बोली, देखो असद, ये जो उन्होंने अस्पताल से भाग जाने वाला मामला किया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। इससे दुश्मन की ज़हनियत का पता चलता है। वो किस सतह पर क्या सोच रहे हैं और वो क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। मसलन क्या? क्या कहती हो तुम? मैंने समझने के लिए पूछा। उन्होंने जब ये महसूस किया कि अब बात नहीं बनेगी और अगर बनाई भी गई तो भी सामने आना पड़ेगा,
تو ایک دم سے منظر سے غائب ہو گئے۔ یہ ان کی مجرمانہ ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے۔ صرف یہ چھوٹی موٹی لڑائی یا دنگا فساد کرنے والوں کی ذہنیت نہیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اب اگر وہ ہسپتال میں رہتے تو ایف آئی آر میں رجسٹرڈ ہو جاتے، وجہ انات کی تفتیش ہوتی، مطلب جیسے جیسے بات آگے بڑھتی وہ لوگ بے نقاب ہو جاتے۔ اگر وہ معمولی لڑائی جھگڑے والے ہوتے تو حالات یہ نہیں ہونے تھے۔ سمجھے کچھ؟ ہاں، میں سمجھ گیا۔ اب مجھے بہت زیادہ محتاط ہونا پڑے گا، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ تو کار میں خاموشی چھا گئی۔ فری مجھے جو سمجھانا چاہتی تھی وہ سمجھا چکی تھی۔ ہم باتیں کرتے ہوئے اس راہ پر آ گئے جو شائستہ کے گھر کی طرف جاتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ ابھی وہ مجھے وہاں لے جانا چاہتی ہے۔ وہ مجھے اس کے گھر اتار کر چلی گئی۔